गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं थियरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन। अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करना एक इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क है। कैपिटलाइजेशन के अमाउंट या क्वांटम ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करने की नीड एक न्यू कंपनी और एक एग्जिस्टिंग कंपनी दोनों को होती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ न्यू कंपनी या इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस। एक न्यू कंपनी में प्रेजेंट नीड के साथ साथ फ्यूचर नीड के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में उनके कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। या तो ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन होती है या अंडर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन। ये दो प्रॉब्लम फेस करनी होगी ऐसी कंपनी को। हाँ जी, सेकंड केस, इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो एक न्यू कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी में ऑलरेडी जो फाइनेंशियल प्लान है बस उसको या तो रिवाइज करना होता है या मॉडिफाई करना होता है। अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग बिजनेस अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहता है तो इसके लिए न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करेगा, और अगर वो अपनी प्रजेंट कैपिटल को रिड्यूस करना चाहता है तो जो ओल्ड सिक्योरिटीज़ हैं उनको रिडीम करके। थियरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन ये डिपेंड है टू थियरीज पे, जिसमें फर्स्ट है हमारी कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन और नेक्स्ट है अर्निंग थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। According to this theory, the amount of capitalization is determined on the basis of financial requirement of a new established business। हाँ जी, तो इसमें पहले लेके चल रहे हैं न्यू कंपनी या न्यू एस्टेब्लिश बिजनेस। एक न्यू एस्टेब्लिश बिजनेस की अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन किया जाता है उस बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बेस पे। एक न्यू एस्टेब्लिश बिजनेस में उसे फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स इनमें इन्वेस्ट करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ उसे अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी जो शॉर्ट टर्म यानी कि जो करंट एसेट्स हैं लाइक स्टॉक, डेटर्स, इनमें इन्वेस्ट करना होता है। इसके साथ साथ बिजनेस के प्रमोशन और बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करने होते हैं। तो इन सभी के लिए उसे जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है या जितने अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी किसके इक्वल होगा? कैपिटलाइजेशन के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए ₹20 लाख, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर अमाउंट है ₹10 लाख और बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कॉस्ट है ₹2,50,000। तो जो कैपिटलाइजेशन है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2,50,000। तो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट क्या होगा? 32,50,000। हाँ जी, कंपनी जो ये अमाउंट है यानी कि कैपिटलाइजेशन का जो ये टोटल अमाउंट है 32,50,000, ये कंपनी रेज करेगी या तो शेयर्स इशू करके या डिबेंचर इशू करके। हाँ जी, कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस। यानी कि कॉस्ट थियरी, कैपिटलाइजेशन की जो कॉस्ट थियरी है वो एक न्यू एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके कंपैरिजन में? एग्जिस्टिंग बिजनेस के कंपेयर में, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रमोटर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि कैपिटल का कितना अमाउंट उन्हें रेज करना है। बट कैपिटलाइजेशन की जो कॉस्ट थियरी है ये फुल्ली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इग्नोर करती है। इसमें कैपिटलाइजेशन का अमाउंट जो डिटरमाइन किया जाता है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे किया जाता है। उस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी में जो चेंजिंग आता है उस चेंजिंग को अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करते टाइम फुल्ली इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जो ये कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट थियरी है ये भी फुल्ली करेक्ट नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिजनेस में जो फिक्स एसेट्स हैं वो टाइम टू टाइम
टाइम के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट हो जाती हैं बहुत सारी फिक्स असेट्स, और कुछ रिमेन आइडियल यानी कि बेकार हो जाती हैं, वो उनको यूज़ ही नहीं करते, उनसे प्रोडक्शन ही नहीं होता। अगर उनको उनको प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे या फिर ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी वो, तो इससे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो तो कम हो जाएगी। अब अर्निंग कैपेसिटी कम होगी तो बिजनेस फेयर रेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये बिजनेस ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो कि ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में बिजनेस आ जाएगा। नेक्स्ट है अर्निंग थियोरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन की हम फर्स्ट थियोरी कर चुके, कॉस्ट थियोरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। सेकंड स्टडी करेंगे अर्निंग थियोरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। इस थियोरी के अकॉर्डिंग एक एंटरप्राइज की जो कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन के अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है उस एंटरप्राइज के अर्निंग कैपेसिटी के बेस पे। ये थियोरी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है इसमें ये एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, और सेकंड है नॉर्मल अर्निंग रेट या कैपिटलाइजेशन रेट। हाँ जी, इसमें हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। फ्यूचर अर्निंग को डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट है। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं इन द केस ऑफ एस्टेब्लिश बिजनेस, यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस में फ्यूचर अर्निंग को कैलकुलेट किया जाता है किसके बेस पे, पास्ट जो अर्निंग है उनके एवरेज के बेस पे। हाँ जी, पास्ट की एवरेज अर्निंग यानी कि पास्ट एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये। तो पास्ट एवरेज अर्निंग कैलकुलेट करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी ईयर में अब नॉर्मल लॉस गिवन है तो उसे लेस कर देंगे, और अगर अब नॉर्मल लॉस गिवन है तो उसे ऐड कर देंगे, और अब नॉर्मल इनकम या गेन गिवन है तो उसे हम लेस कर देंगे, और यहाँ से फिर एक्यूरेट एवरेज प्रॉफिट या अर्निंग लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर अर्निंग को कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ जी, अगर कोई बिजनेस ऐसा है कि उसके जो प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज ट्रेंड को शो कर रहे हैं, यानी कि हर ईयर उनके जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे में पास्ट वेटेड एवरेज लेंगे, सिंपल एवरेज नहीं लेंगे, पास्ट वेटेड एवरेज लेंगे, और उसके बेस पे फ्यूचर अर्निंग को डिटरमाइन किया जाएगा। यहाँ पे जो वेट असाइन करेंगे वो असाइन करेंगे हम जो लेटेस्ट पास्ट ईयर होगा उसको मोर वेट असाइन करेंगे। ठीक है, और जो रिमोटेस्ट पास्ट ईयर होगा उसको लेस वेट असाइन करेंगे, तो इस बेसिस पे फ्यूचर अर्निंग डिटरमाइन की जाएगी। ये तो हमने किसके लिए स्टडी किया, इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस या न्यू कंपनी की कंडीशन में। न्यू कंपनी के लिए उसकी फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट करने के लिए 2 बेस लेके चलेंगे, एक तो कॉस्ट और दूसरा उसकी परपोज्ड इनकम। जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किया जाएगा मटेरियल, लेबर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट के बेसिस पे, और जो इनकम है वो एस्टिमेट की जाएगी उसकी सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो कॉस्ट और इनकम इन दोनों का एस्टिमेशन करने के बाद ऐसे ही जो सेम इंडस्ट्री या बिजनेस है उनकी एक्चुअल कॉस्ट और इनकम के साथ इसका कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन के बाद ये फ्यूचर अर्निंग डिटरमाइन की जाएगी। हाँ जी, पर ये ध्यान रखोगे कंपैरिजन के टाइम जो न्यू बिजनेस है या जो न्यू कंपनी है उसका साइज, उसकी लोकेशन, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, रेट ऑफ ग्रोथ, ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। इनको ध्यान में रखकर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे फ्यूचर अर्निंग डिटरमाइन कर ली जाएगी। अच्छा, अब किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यू बिजनेस में हम जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट है उनका एवरेज क्यों नहीं ले रहे। भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो हमने पास्ट ईयर के जो अर्निंग थी या प्रॉफिट था उनका एवरेज लिया था, अब न्यू बिजनेस है तो उसमें पास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट या अर्निंग क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा। ठीक है, तो बेस क्या लेके चलेंगे न्यू बिजनेस की कंडीशन में, कॉस्ट और
इनकम लेके चलेंगे। हाँ जी, इसका सेकंड फैक्टर नॉर्मल अर्निंग रेट या कैपिटलाइजेशन रेट। नॉर्मल अर्निंग रेट वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसकी जो इन्वेस्टर हैं वो एक पर्टिकुलर फर्म या बिजनेस से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हाँ जी, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्वेस्टर को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए रिटर्न करनी या देनी नेसेसरी होती है। जो ये रेट ऑफ रिटर्न है ये डिसाइड की जाती है अदर जो फर्म है बट उनका जो बिजनेस है वो सेम कैटेगरी का है उसके बेसिस पे। और जो ये रेट है ये हर इंडस्ट्री या बिजनेस की डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मल अर्निंग रेट एक न्यू एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए कैसे डिटरमाइन की जाती है और एक एग्जिस्टिंग बिजनेस या कंपनी के लिए कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो दोनों के लिए ये सेम बेस यूज करेंगे। सेम बेस यानी कि जो सेम बिजनेस हैं उनकी अदर फर्म में जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है आफ्टर मेकिंग एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग एंड द नॉर्मल अर्निंग रेट। यानी कि फ्यूचर अर्निंग और नॉर्मल अर्निंग रेट ये दोनों डिटरमाइन करने के बाद कैपिटलाइजेशन का अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर अर्निंग रेट हमने मान ली एक कंपनी की ₹1,60,000 और उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो इस कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट है वो होगा ₹20 लाख। कैसे होगा? 8% किसके इक्वल? 1,60,000 के। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा? 1,60,000 बाई में 8। और हमें तो किस पे पहुंचना है? 100% पे पहुंचना है ना कैपिटलाइजेशन का मतलब। तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगी तो आपके पास आ जाएगा ₹20 लाख, जो किसका अमाउंट होगा? कैपिटलाइजेशन का अमाउंट होगा। कंक्लूजन, कैपिटलाइजेशन की जो अर्निंग थियरी है वो कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट थियरी के कंपेयर में मोर लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को उस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के साथ डायरेक्टली को रिलेट करती है। हाँ जी, इसके बाद जो कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट थियरी है वो तो एक न्यू एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए बेटर है और कैपिटलाइजेशन की जो हमारी ये अर्निंग थियरी है ये एग्जिस्टिंग बिजनेस या कंपनी के लिए बेटर है।